Four persons are chosen at random from group containing three men, two women, and four children. What is chance that exactly two of them will be children? तो उनमें से चिल्ड्रन होने का चांस कितना है कि उनमें से दो चिल्ड्रन हो? अच्छा, कितने लोगों की बात हो रही है? तीन मैन, दो वोमेन, चार चिल्ड्रन। तो एक बात तो तय है कि हमें टोटल चार लोग सिलेक्ट करने हैं, यानी 9 कम्बिनेशन 4 हमारा टोटल आउटकम होगा जो नीचे आता है हमेशा प्रॉब्लम में। टोटल आउटकम तीन मैन है, दो वोमेन है, चार चिल्ड्रन है। तो मैन तो दो हैं और बाकी चिल्ड्रन जो हैं चार में से दो चाहिए। 4 कम्बिनेशन 2 मैन और वोमेन मिला के 5 हो गए और हमें दो चाहिए तो 5 कम्बिनेशन 2। 4 कम्बिनेशन 2 हो गया 6, 5 कम्बिनेशन 2 हो गया 10। सो 6 10 ये कटेगा 6 के टेबल से तो हो जाएगा 10/21, यानी कि ऑप्शन ई इज योर आंसर। बड़ा सिंपल था कि x + y ग्रेटर देन 15 की बात होती है, ठीक है। तो हमने सारे वो नंबर्स, इन दोनों x यहाँ से y यहाँ से, इनको प्लस करके देख रहे हैं कि 15 से ज़्यादा ओकेशन कितने आ रहे हैं। तो एक तो 5 + 12 आया, फिर 7 + 10, 7 + 12, 9 + 8, 9 + 10, 9 + 11, 11 + 6। तो 3 से तो कोई इवेंट नहीं आ रहा था, 5 से एक, टोटल 15 बने, 15/30। अब देखो इसी सवाल को बहुत तरीक़ों से पूछ चुके हैं। एक बार ये आया था x + y = 15, तो =15 में, अच्छा =15 बड़ा सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से आप 3 + 12 हो गया, और कोई हो सकता है =15। देखें 5 + 10, ठीक है, ये भी 15 के बराबर आ रहा है। 7 + 8 ये भी 15 के बराबर आ रहा है। 9 + 6 ये भी 15 आ रहा है। 11 + 4 ये भी 15 के बराबर आ रहा है। 5 इवेंट ऐसे हो गए, और वो इवेंट जब लेस देन 15 हो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेस देन 15 में ज़्यादातर देखो 3 वाले होंगे, या गलत सोचो क्योंकि 3 छोटा नंबर है, ठीक है। सिवाय 3 + 12 के सब में ही ऐसा। तो सिंपल ट्रिक है, बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ x इज़ अ नंबर चूजन रैंडमली फ्रॉम सेट 3, 5, 7, 9, 11, 13 and y is chosen randomly from set 2, 4, 6, 8, 10, 12. What is the probability that x + y is greater than 15? अब जनाब तो देखो ज़रा गौर से, एक सेट ये है, इसमें से हमें एक नंबर चूज़ करना है, वो x कहलाएगा। एक सेट ये, इसमें से हमें एक नंबर चूज़ करना है, वो y कहलाएगा। तो कह रहे हैं प्रॉबिलिटी कि x + y 15 से ग्रेटर हो। वेट अ मिनट, पहले टोटल आउटकम कैसे बनाएंगे। यहाँ कितने मेंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 30, ये आ जाएगा। अब देखो 3 में तो कोई भी नंबर प्लस करो 15 से ग्रेटर नहीं हो रहा। 3 में अगर 12 भी प्लस कर दोगे तो 15 के इक्वल ही आ रहा है। 4, 6, 8, 10 करने से सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो सिंपल सी ट्रिक है, 5 + 10 30 15 है, ठीक है। हमें इक्वल नहीं, ग्रेटर की बात हो रही है। तो 5 में 12 प्लस कर दो तो ऑफकोर्स ग्रेटर आ जाएगा, यानी एक नंबर तो ये आ गया। 7 में देखो 7 + 8 15 है, नहीं भाई, हाँ 7 + 10 और 7 + 12 15 से ज़्यादा होंगे, दो नंबर यहाँ से आ गए। 7 + 8 कितना आ रहा है जी? 15। अब 9 में देखो 9 + 6 15 है। अब 15 से ज़्यादा कब होगा? जब 9 में 8, 10 या 12 प्लस करोगे, 3 नंबर ही हो गए। 11 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो 15, लेकिन 11 में 6, 8, 10, 12 करोगे तो 4। 13 में आप कोई भी नंबर प्लस कर दो, 4, 6, 8, 10, 12, हमेशा समझो है 15 से ज़्यादा आएगा। तो 5 नंबर हमें कहाँ से मिल गए? 13 वाले से। तो टोटल 1 + 3 + 4 + 5 15 नंबर हो गए। तो 15/30 हाफ या 0.5 इज योर आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल, 4 गोरी और 5 काले गेंदे। क्या बात है यार। मैन ड्रॉ 3 एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट चांस ऑफ ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल। यार अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। देखो अगर एक बॉल होती तो बहुत आसान था, 4 वाइट 5 ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होती? ऊपर 5 लिख देते, नीचे 4 + 5 9 लिख देते। वाइट चाहिए होती तो ऊपर वाइट यानी कि तादाद 4 लिख देते, नीचे वही 4 + 5 9 आ जाता। लेकिन अब तो कहानी में बहुत तब्दीली है। आखिर ये तब्दीली है क्या? अब हमें 3 बॉलें चाहिए
और तीनों की तीनों ब्लैक। तो पहले देखो ब्लैक आखिर है कितनी, 5। तो ऊपर तो आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3 और नीचे आएंगी आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी 4 वाइट प्लस 5 9, यानी कि बोले तो 9 कॉम्बिनेशन। अब बहुत आसान है, देखो कॉम्बिनेशन 3 के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है n-1 n-2 अपॉन 6। तो n की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। चलो 5 पुट करें n की जगह 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3 अपॉन 6, और फिर देखो n की जगह 9, 9 - 1 8, 9 - 2 7, और ये अपॉन में 6 कैंसिल हुआ। और कुछ कटेगा? जी हाँ कटेगा, ये कट गया, यहाँ 2 आ गया, ये कट गया, यहाँ 3 आ गया, 3 2 6, 6 7 42, 5 अपॉन 42। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा जो आपका 5 अपॉन 42। एंड दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट समझो कि बैग में 4 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं, हमें कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल और तीनों की तीनों ब्लैक। तो पहली बात तो ये है कि 2 कॉम्बिनेशन आएंगे ऊपर से ब्लैक बॉल्स का। ब्लैक बॉल से कितनी, 5, तो मैंने सी के ऊपर 5 लिख दिया, नीचे 3 क्योंकि 3 सेलेक्ट करनी है हमें। और नीचे आएगा टोटल की तादाद 4 और 5 9 बॉल। अब जो हमें सेलेक्ट करनी है वो तीनों की तीनों क्या करनी है, ब्लैक बॉल करनी है, तो इसलिए नीचे हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन 3 का फार्मूला n-1 n-2 अपॉन 6। n की जगह जनाब क्या आएगा, तो ऊपर तो भाई n की जगह 5 आ जाएगा, नीचे n की जगह 9 आ जाएगा। 6 दोनों का डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया। ऊपर देखो n की जगह 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3, नीचे n की जगह 9, 9 - 1 8, 9 - 2 7। कटा के आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन। प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब सवाल अगर होता है कि फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल मैन ड्रॉ 3 एट रैंडम, व्हाट इज चांस ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक 1 वाइट। यानी अब सारी के सारे ब्लैक बॉल नहीं, बल्कि बात किसकी हो रही है, 2 वाइट और 1 ब्लैक बॉल। तो अब क्या कहानी जनाब, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। 1 वाइट 2 ब्लैक, ठीक है, हमें ऐसे सेलेक्ट करनी है कि जो 3 बॉल हो उनमें से 1 वाइट हो, 2 क्या हो, ब्लैक। तो देखो वाइट बॉल हैं कितनी, 4, ब्लैक बॉल कितनी है, 5। अब ये जो 5 ब्लैक बॉल हैं हमें कितनी सेलेक्ट करनी है, 2, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 ले लेंगे ऊपर। लेकिन हमें तो 3 सेलेक्ट करनी है, एक कौन सी सेलेक्ट करनी है, वाइट, और वाइट टोटल कितनी है, 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 ले लेंगे। नीचे यही होगा 9 कॉम्बिनेशन 3, और कॉम्बिनेशन 3 का फार्मूला भी लगा देंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे, देखो 4 कॉम्बिनेशन 1, अगर नीचे 1 हो तो बहुत आसान है, ऊपर 4 ही बचेगा। रह गया कॉम्बिनेशन 2, तो देखो उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। n की या 5 पुट करेंगे, 5 - 1 4 अपॉन 2। 9 कॉम्बिनेशन 3 में अपॉन में 6 आ गया, या 9 या 8 या 7। अब जी काटम काटी होगी, ज़रूर होगी। 4 को 2 काट डालेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, ये कटेगा। और 6 भी जनाब, ये 3 के टेबल से 2 बचा, फिर ये 4। तो सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी फिर कोई सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो देखें ना 4 भी कटता हुआ दिख रहा है, और ऊपर जो है ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो क्या हो रहेगा, 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10/20 बनाता दिखता है। पर कर लीजिएगा इस कैलकुलेशन को। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 पर्सन आर सिलेक्टेड एंड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 सिलेक्टेड आर बॉयज़, ऑल 3 सिलेक्टेड आर बॉयज़। तो बड़ा अच्छा सवाल है। 4 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ हैं, और हमें जी ऐसी कुछ करनी है कि 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं इस तरह के तीनों के तीनों लड़के हों। तो इस बात की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, तो भाई जो चाहिए वो लड़के चाहिए,
और लड़के हैं कितने, 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 4 कम्बिनेशन। और नीचे टोटल फिर वही बात, बॉयज़ और गर्ल्स में लगे, लड़के कितने हैं 4, लड़कियाँ कितनी थी 4 + 3 7, नीचे आ जाएगा 7 कम्बिनेशन। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर तो मुझे आप लोग बताएं भाई, वैसे मैं बता देता हूँ 4/35, क्योंकि देखो 4 कम्बिनेशन 3, या नीचे 1 हो या ऊपर नीचे में 1 का फ़र्क हो, आंसर हमेशा ऊपर वाली चीज़ आती है 4। और 7 कम्बिनेशन 3 निकाल लेना 35 होता है। वैसे बड़ा मशहूर रिजल्ट है 7 कम्बिनेशन 3, तो इतना ज़्यादा सवाल आता है, तो भाई सब बताएं, ये तो अक्सर लोगों को याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 कम्बिनेशन 3 बहुत पूछते हैं, 35 होता है। तो देखो 3 इवेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि एक कोर्स ए है, एक कोर्स बी है और एक कोर्स सी है। तो इसमें एक चीज़ होती है इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। जैसे कि अगर भाई हम बात करते हैं ट्रीज की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो वो क्या होता है एक्सक्लूसिव, यानी जो ट्री होगा ज़ाहिर है वो एनिमल या बर्ड नहीं होगा, जो एनिमल होगा और ट्री बर्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ 3 कोर्सेज हैं जो इंक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। 2 के तो हम नहीं किया, 3 की बात कर लेते हैं, ए बी सी। यानी कुछ बच्चे हैं जो कोर्स ए पढ़ रहे हैं, कुछ हैं जो बी पढ़ रहे हैं, कुछ सी पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो पोर्शन है ना ए और बी के दरमियान का, इसका मतलब है ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं। ये जो पोर्शन है ये बी और सी दोनों पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है सी और ए दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा पोर्शन भी है जो ए बी सी तीनों पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी इस तरह का सवाल आएगा कि बताएं प्रोबेबिलिटी ए बी सी पढ़ने वालों की। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, या ए और बी और सी। बात है, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, यहाँ तक सिंपल। ए की प्रोबेबिलिटी, बी की, सी, फिर माइनस क्या करनी है, हाँ जी, इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी। और फिर दोबारा प्लस क्या करना है फार्मूले में, ये पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सवाल पेपर में आया हुआ था कि ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, बी की 0.7, सी की 0.6 और इसकी 0.4, इसकी 0.3, इसकी 0.2 और इसकी 0.1। तो ये सवाल जनाब अली इस तरह का। इसमें एक मिनट, एक वैल्यू पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, हाँ ये करेक्ट कर लीजिए, ये 0.8 नहीं, ये 0.5 है। ठीक है जी, सो ठीक है, और इसको भी काइंडली करेक्ट कर लें, ये 0.45, ये 0.35। ठीक है, हाँ जी। तो ज़रा सॉल्व करें आप लोग फार्मूले में रख के, और मुझे जल्दी से आंसर ला के दिखाइए। ये है फार्मूला भाई, सेम फार्मूला यूज़ होता है सेट के सवालों में, ए और बी और सी। यानी इस तरह का होगा कि जी ए यूनियन बी यूनियन सी मिला के कितने कोर्स के बच्चे हैं, कि फर्ज करो ए कोर्स के 700 हैं, बी कोर्स के 600 हैं, सी के 500 हैं, 200 हैं जिन्होंने ए और बी दोनों लिया हुआ, 300 हैं जिन्होंने ए और सी दोनों लिया हुआ, बी और सी वाले 150 हैं और तीनों वाले 50 हैं। तो टोटल कितने होंगे, बिल्कुल वही फार्मूला है प्रोबेबिलिटी वाले, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। एक और बड़ा अच्छा सवाल, देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन द टेस्ट, इन हाउ मैनी डिफरेंट एंड्स कैन द 6 क्वेश्चन बी आंसर। 6 क्वेश्चन है बच्चों, कैसे ट्रू और फॉल्स, और कितने वे से जिनमें 6 क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो यार थोड़ी सी अकल यूज़ करो। जब हम कॉइन प्रॉब्लम की बात करते थे तो कॉइन में कितने सिरे होते हैं, हेड या टेल, 2, और यही सेम बात है, ट्रू फॉल्स में क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हेड और टेल के लिए हमने जनरल फार्मूला लगाया था 2 की पावर n, n से बड़ा नंबर ऑफ कॉइन्स, और 6 कॉइन्स होते हैं तो हम 2 की पावर 6 कर लेते हैं। यहाँ सिंपल से यही फार्मूला यूज़ होगा, जो कि 2 इवेंट्स की बात है, 2 की पावर n। और कितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है रे, 6 क्वेश्चन, तो n की जगह आ जाएगा 6, 2 की पावर 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 64। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, कारपेंटर है 10 पैटर्न्स ऑफ चेयर and 8 patterns of table. In how many ways can he make a pair of table and chair?
तो देखो 10 उसके पास टाइप की चेयर है, 8 टाइप्स की टेबल है, और किसका पेयर बनाने का बोल रहे हैं रे? टेबल और चेयर का। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है यार। चेयर की तादाद 10, टेबल की तादाद 8, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 8 सा 80, ये आंसर है बच्चों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी। आखिर ये प्रोबेबिलिटी होती है, देखो एक क्लास में 15 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। हमें एक बॉय, एक स्टूडेंट को चूज़ करना है, किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली। इस बात के कितने चांस है कि स्टूडेंट बॉय होगा? इस बात के कितने चांस है कि वो स्टूडेंट बॉय होगा? तो देखो प्रोबेबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता लोगों को, इसलिए बार बार प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं रिव्यू करवाता हूँ हर बार नई एग्जाम्पल। देखो बॉयज़ कितने हैं? 15, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? मैंने 15 + 5 20। तो बॉय आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/20 या 3/4। ये क्या हो जाएगी? बॉय आने की प्रोबेबिलिटी। नोट डाउन करो बच्चों। ओके बच्चों, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बॉय ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा बड़ी है ना। तो जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या करेंगे? ना आने की 1 में से उसको माइनस कर देंगे। 1 में से हम क्या माइनस कर देंगे बच्चों? 3/4। तो ये आंसर हो जाएगा 1/4। यानी अगर हम रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है 15 बॉयज़ में से 5 गर्ल्स में से, तो बॉय आने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 3/4। बॉय ना आने की कितनी होगी? तो 1 में से हम माइनस क्या कर देंगे? 3/4 यानी कि 1/4। इस सम परसेंटेज में सम हमेशा 100 होता है, प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। प्रोबेबिलिटी में 1 होती है, और किस में 1 होती है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे कि एक सवाल आ जाएगा भाई 1/3 पैसे किसी ने क्लोथिंग पे खर्च कर दिए, 1/4 फूड पे खर्च कर दिए, तो कितने पैसे बचेंगे? तो 1 में से हम 1/3 और 1/4 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, बहुत अहम कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, 3 वाइट बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, और प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल निकालने की क्या होगी? वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो डियर, जिस चीज़ की बात कर रहे हो उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, नीचे आ जाएगा सम टोटल इवेंट। 3 वाइट और 5 ब्लैक, 3 + 5 यानी 3/8 या 0.375, देख लेना ऑप्शन क्या दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्लैक की पूछी होती तो 5/8 कर लेते हैं, 5/। बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारी हमें अपनी ट्रिक्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी दैट रेहान विल बी एबल टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। कौन भाई? रेहान भाई, कोई भी नाम हो सकता है। इज़ 1/5, यानी रेहान एक प्रोबेबिलिटी का सवाल सॉल्व करे, इस बात का कितना चांस है? 1/5। और आगे है दैट शोएब विल बी एबल टू सॉल्व इज 1/4। शोएब का सॉल्व करने का 1/4 है। If both boys work separately on the problem, the probability that both will solve। बड़ी अजीब सी बात है कि रेहान का सॉल्व करने का चांस 1/5, चलो भाई, शोएब का 1/4। अब अगर दोनों सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं तो चांस कितना है? मतलब इसका ओरिजिनल बहुत लंबा मेथड होता है, तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। क्या ट्रिक लगेगी? दोनों बिल्कुल इंडिविजुअल है ना, रेहान का चांस 1/5 है तो इसका शोएब से भी ताल्लुक है, शोएब का अगर 1/4 है तो रेहान से भी ताल्लुक है। जब ऐसे दो डिफरेंट इवेंट हो तो बड़ी आसान ट्रिक है, हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाएंगे, यानी 1/4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1/5 से, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा मेरा 1/20। मेरे भाई, एवरीबॉडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबॉडी एल्स। क्या बात है भाई। द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। टोटल हैंडशेक हो गए 66। दैन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। तो यार हैंडशेक्स के लिए ज़रूरत होती है 2 आदमियों की, और हैंडशेक के लिए फार्मूला होता है n × n - 1/2। अभी कितने हैंडशेक्स हुए हैं? 66। यानी कि आपसे ये पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, ठीक है। आमतौर पे सवाल कैसा आता है? आमतौर पे ऐसा आता है कि जी 12 लोग हैं तो बताएं कितने हैंडशेक हुए।
हम क्या करते हैं, एन की जगह 12 पुट कर देते हैं, या 10 लोग हैं तो कितने हैंडशेक्स को हम एन की जगह 10 पुट कर देते हैं, या उल्टा दिया, या हैंडशेक्स बता दिए कितने हुए 66, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, तो डेयर डेयर डेयर। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पुट करके देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15 में से कि किससे हमारा आंसर आता है। फर्स्ट और हम 11 पुट करके देखते हैं, अगर 11 से 66 आएगा तो 11 आंसर हो जाएगा, और 11 से नहीं आएगा तो फिर हम क्या पुट करके देखेंगे, 12 अगर मैं पुट करता हूँ तो n की जगह 12, 12 माइनस 1 11 अपॉन 2, 12 को 2 से काटा, 6 11 सा 66, सो ऑफ कोर्स आंसर इसका क्या होगा, 12 होगा। अब आप बोलोगे क्या सर इसको क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा आसान तरीका क्या, ऑप्शंस की मदद लेना, ऑप्शन से काम। अच्छा, काउंटिंग टेक्निक का टॉपिक काफ़ी दुश्वार इसलिए हो जाता है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमुटेशन कब लगाना है, कॉम्बिनेशन कब लगाना है, लेकिन मेरी तरकीबों से जब आप करोगे तो इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए बगैर भी मुश्किल से मुश्किल सवाल सॉल्व कर लेंगे। सो जैसा कि एक सवाल आता है नंबर ऑफ वेज, ठीक, 5 इंसानों को हमें रॉ में बैठाना है तो कितने नंबर ऑफ वेज में वो लोग बैठ सकते हैं। 5 लोगों को अगर सर्कल में बैठाना है तो कितने नंबर ऑफ वेज में बैठ सकते हैं, और 5 लोगों को हमें नेकलेस की शक्ल में बैठाना है, ठीक है जी, तो कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। तो डेयर 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 बड़ा अहम सवाल। अगर बात हो रही है नंबर ऑफ रॉस, तो जनाब हमारे लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल। भाई देखो, साथ साथ रिवीजन करते रहोगे कुछ मुश्किल है, यानी 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, 5 को मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 1 ना आ जाए, यानी क्या बोले तो 120। तो सर्कल के लिए फार्मूला क्या होगा, सर्कल के लिए फार्मूला होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, जो कि 24 होता है। और नेकलेस के लिए फार्मूला होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लीजिएगा। जब 5% की बात हो रही है तो इसका आंसर नेकलेस वाले का 12 आ जाएगा। ओके बच्चों, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि 7 फ्रेंड्स हैं और 7 फ्रेंड्स को अगर आपको रॉ में बैठाना है, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बात है, बड़े आराम से हम n वेक्टोरियल यानी 7 वेक्टोरियल कर देंगे, और 7 का वेक्टोरियल 5040 होता है। 9 तक के वेक्टोरियल आपको याद होने चाहिए, ऑफ कोर्स ये हम करवाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर इसी सवाल में पंगा आ जाए, इन हाउ मैनी वेज 7 फ्रेंड्स सिट इन अ रॉ सो दैट पार्टिकुलर पर्सन इज एट सेंटर, यानी कोई एक पार्टिकुलर पर्सन है, उसको कहाँ बैठना है बच्चों, सेंटर में बैठना। यानी 7 लोगों को हमें इस तरह अरेंज करना है कि एक ख़ास आदमी है, वो कहेंगे मैं तो दरमियान की सीट लूँगा, लोगों ने कहा अच्छा भाई ले ले भाई, दरमियान में बैठ गया। तो दरमियान की सीट 7 लोगों में से कौन सी होगी, है 4th वाली सीट, सेंटर की। अब देखो, इसने कहा मेरी सीट तो पक्की है, अब कितनी सीटें बची, ज़रा गौर से समझो कॉन्सेप्ट को। 1 2 3 3 ये और 5 6 7, कितनी सीटें बची, 6। तो अब आंसर क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 720। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई सेंटर पे तो एक पार्टिकुलर भाई बैठ गए, उन्होंने कहा जगह तो मेरी है, अब जिसको जहाँ बैठना है बैठो, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। तो मेरे भाई बाकी लोगों ने कहा सही है भाई बैठ जाओ, तो फिर बाकी लोग 6 जगहों पे बैठ गए, 6 का फैक्टोरियल 720। ओके बच्चों, एग्जामिनर हम सबके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा चला गया। कुछ प्रॉपर्टी उसने लोमड़ी के लिए, कुछ कौवे के लिए, ठीक है। तो सोचो फिर, अल्लाह माफ़ करे, क्या खोपड़ी है उसकी। वो फिर चालाकी का मुजाहरा किया और अब एक नया सवाल दे दिया, 7 पर्सन सिट इन अ रे इन हाउ मैनी वेज इफ पर्टिकुलर पर्सन इज एट आइदर एंड। सेंटर की जगह क्या क्या दिया, आइदर एंड। अब ये आइदर एंड से मुराद क्या होती है, यानी कि बोले तो कोने कोना, बचपन में खेलते थे ना कोना कोना, तो वही वाले कोना, या तो ये होगा 1 होगा। अच्छा, अगर वो इस कोने पे बैठ गया तो कितनी जगहें बची रही, 6 का फैक्टोरियल 720। लेकिन कोना एक नहीं है, कोने कितने, 2। अगर वो इस कोने पे बैठ जाता है बजाय उस कोने के,
तब भी कितने कोने होते? 6 होते। 6 का फैक्टोरियल, यानी अगर वो लेफ्ट कोने में बैठता है, लेफ्ट हैंड पे, तो भी 6 का फैक्टोरियल यानी 720, और राइट में बैठा है तब भी 6 का फैक्टोरियल यानी 720, और इनको प्लस करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1440। देखो बच्चों, 8 का फैक्टोरियल क्या होता है? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 40320। और 9 का फैक्टोरियल क्या होता है? 362880। हमें 9 तक के याद होने चाहिए। आप बोलोगे सर 10 की आपने बात क्यों नहीं की? अरे 10 का तो बड़े आसानी से निकलेगा, यही पूरी वैल्यू लो और एक की जगह 2 0 कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल में हो गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 10 से मल्टीप्लाई करना कौन सा मुश्किल है, एक 0 बढ़ जाएगा। इससे ऊपर ये फैक्टोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। 9 तक के याद है। अरे बच्चों, एग्जाम में सवाल आया था कि कराची से हैदराबाद जाने के हैं 3 नंबर ऑफ वेज, 3 वेज। हैदराबाद से लाहौर जाने के हैं 4 वेज, और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के हैं 5 वेज। तो टोटल कितने वेज हैं कराची से इस्लामाबाद जाने? दोबारा सुनिए, कराची से हैदराबाद जाने के 3 रास्ते, हैदराबाद से लाहौर जाने के 4 रास्ते, और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 5 रास्ते। तो कराची से इस्लामाबाद जाने के कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है? देखो यार, बड़ी आसान सी बात है, मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो ना, कराची टू हैदराबाद रूट 1, रूट 2, रूट 3, ठीक है। हैदराबाद टू लाहौर इसी तरह 1 2 3 4 ऐसे ही चलता हो। तो अगर आप कराची टू हैदराबाद रूट 1 से गए तो कराची टू लाहौर आप क्या जा सकते हो? इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो अगर देखा जाए तो कराची टू हैदराबाद का जो नंबर ऑफ 1 ही था, उसमें आगे चल के 4 रास्ते और आ गए। 2 वाले में भी 4 रास्ते और आ जाएंगे, 3 वाले में भी 4 रास्ते और आ जाएंगे, ठीक है। तो 12 तो तब आंसर होता अगर बात क्या होती? कराची टू लाहौर जाने की, क्योंकि कराची टू, इसकी बड़ी आसान तरीके ट्रिक क्या होती है ऐसे में? मल्टीप्लिकेशन की। खाली अगर कराची टू हैदराबाद, कराची टू लाहौर पूछा होता तो 3 4 12 हो जाता है। लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं? इस्लामाबाद। तो 12, 3 4 12, 12 5 60, आंसर होगा 60। मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, और एग्ज़ाम में रुकवाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने एक सवाल दिया, n कम्बिनेशन 5 इक्वल टू n कम्बिनेशन 10, बताओ n की वैल्यू क्या होगी? तो बड़ी अच्छी ट्रिक है। जब भी एक कम्बिनेशन हो, दरमियान में क्या हो? इक्वल टू का निशान। कौन सा निशान? इक्वल टू का। और ऊपर n की वैल्यू अननोन है और n की वैल्यू पूछी जाए, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 10 और 5 का सम कितना होता है बच्चों? 15, आंसर हो जाएगा 15। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई 10 और 5 को सम नहीं कर सकते, तो मेरे भाई पंखा भी मौजूद है, रस्सी मैं प्रोवाइड कर दूँगा ऐसे लोगों को। जो एक बहुत ही हैम, बहुत ही डेंजर फार्मूला, मगर पेपर में बहुत आता है, तो हमें तो ये याद करना है। अच्छा, फार्मूले के तौर पे भी आता है, इसकी एप्लीकेशन भी आती है। आखिर ये फार्मूला है क्या? n-1 कम्बिनेशन r, n-1 कम्बिनेशन r प्लस n-1 कम्बिनेशन r-1 बराबर होता किसके? ये बराबर होता है n कम्बिनेशन r के। अब इस पे सवालात जी हाँ बहुत आए, यानी कि एक बार सवाल आया था 15 कम्बिनेशन 11 प्लस 15 कम्बिनेशन 10 आखिर किसके इक्वल होता है? तो गौर से देखो, ऊपर फार्मूले में n-1, नीचे कम्बिनेशन r, और फिर n-1 कम्बिनेशन r-1, यानी यहाँ वाली वैल्यू इससे एक छोटी है, ठीक है जी। तो रिजल्ट आता है n कम्बिनेशन r। क्या हमारा ये फार्मूला वैलिड हो रहा है? और n क्या है, r क्या है? तो भाई ज़रा घूर के देखो, घूर के देखने में पता चलेगा कि n-1 की वैल्यू 15 है, तो n हमारा हो जाएगा 16 और r हो जाएगा 11। जी हाँ जनाब, n-1 कम्बिनेशन r, यानी कि बोले तो 15 कम्बिनेशन 11 प्लस बोले तो 15 कम्बिनेशन 10, और फाइनल आंसर क्या आएगा? n कम्बिनेशन r। तो n तो बच्चों 16 है, r कितना? 11 है।
तो हो जाएगा 16 कम्बिनेशन 11, और यही इसका आंसर। ये सवाल भी पेपर में बहुत आया कि टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज हैं 20, कितने 20, और हमें 20 बल्कि स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज हैं 3। काइंडली कलेक्शन कर लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, और इन 20 स्टूडेंट्स को हमें प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने प्राइजेज हैं? फर्स्ट प्राइज है, एक सेकंड प्राइज है, एक थर्ड प्राइज है। तो कितने नंबर ऑफ वेज में प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ वेज में प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? देखो वर्डिंग से बहुत होता है, फिलहाल बात हो रही है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्राइज के लिए कितने कैंडिडेट होंगे? पूरे 20। नहीं, पूरे 20 होंगे ना, किसी को भी मिल सकता है। अब जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया, क्या उसको सेकंड मिल सकता है? नहीं ना, ऐसे थोड़ी। तो सेकंड के लिए 19 लोग, और थर्ड के लिए 18। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है कॉन्सेप्ट का इम्तिहान, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20, और 3 प्राइजेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे भाई कितने नंबर ऑफ वेज में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? कितने स्टूडेंट हैं रे? 20, और इन 20 स्टूडेंट्स को आपको प्राइज देना है, एक फिजिक्स के सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, मैथ्स के सब्जेक्ट में। कितने नंबर ऑफ वेज में आप डिस्ट्रीब्यूट होंगे? देखो कॉन्सेप्ट का इम्तिहान है। फिजिक्स के लिए कितने लोग अवेलेबल होंगे? 20। केमिस्ट्री के लिए 20 ही होंगे। ओ भाई, जो फिजिक्स में जीत सकता है वो केमिस्ट्री में भी तो जीत सकता है। देखो बिल्कुल अलग बात है, जिसका फर्स्ट प्राइज आ गया उसका तो सेकंड नहीं आ सकता, जिसका फर्स्ट और सेकंड आ गया उसका थर्ड नहीं आ सकता। लेकिन जिसने फिजिक्स में प्राइज जीता है वो केमिस्ट्री में भी जीत ले। समझो आप खुद हो, अपने आप को तस्वीर करो, और वही मैथ्स में भी जीत ले। तो आंसर हो जाएगा 20 × 20 × 20। बड़ा अच्छा सवाल है। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड काजोल? ठीक है, वेयर LE ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब देखो काजोल में कितने लेटर हैं? 6, तो 6 का वेक्टोरियल लेना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कहाँ आ रहा है कि जी L और E को हमने एक लेटर मानना है। तो अगर L और E को एक लेटर मान लेंगे तो भाई बाकी कितने लेटर बचे? 1 2 3 4 ये, और ये 2 खुद एक मान रहे हैं, तो 4 और 1 5 लेटर, यानी 5 का वेक्टोरियल। लेकिन क्या ये पता है कि L इधर होगा, इधर होगा? भाई इधर L भी तो इधर हो सकता है। तो इसका मतलब है 5 के वेक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के वेक्टोरियल से। 5 का वेक्टोरियल आखिर होता कितना है जी? तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 आ जाएगा आंसर। ओके जी, बहुत ही अहम टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। अब जिनको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सिरे से ही नहीं आता तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इब्तदा से समझ लो। जैसे कि नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये तो नंबर है, आपको कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो ऑड नंबर आने की। फर्ज करो 1 से 10 तक हम नंबर चूज़ कर रहे हैं, टिकट्स हैं लेट्स सपोज। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आखिर ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट, ठीक है, मे बी किसी चीज़ के होने का चांस। अब देखो ऑड नंबर इनमें कौन कौन हो जाएगा? वेल 1 3 5 7 और 9। कितने ऑड नंबर आ रहे हैं? 5 10 में से। तो ऑड नंबर आने का चांस हो जाएगा 5/10। ओके, ऐसे इवन भी 5/10 होता है जो कि हाफ हो जाता। ओके जी, हाफ हो जाता। याद रहे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, जिसका परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी यानी 1 या 1 से छोटी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब प्राइम नंबर आने का पूछे तो प्राइम नंबर में कौन कौन आ जाएगा? 2 3 5 7 9 तो 3 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो 2 3 5 7 4 प्राइम नंबर आ गए 10 में से। ओके जी, 2 के टेबल से काटा 2/5। अब 1 याद रखो, ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। नीचे कंपोजिट नंबर ही पूछें। कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने अलावा भी किसी से डिवाइड हो, जैसा 4 2 से भी होता है, 6 2 और 3 से भी होता है, 8 है 2 से 4 से, 9 3 से, 10 2 और 5 से। तो ये यहाँ कितने दिए? 5। 5/10 हाफ आ जाएगी। अब मेरे भाई
कल कला को सवाल दे दें आइदर ऑड और इवन नंबर, तो भाई आइदर ऑड का मतलब जब भी आइदर का लफ्ज़ इसका मतलब ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, तो हम क्या करते, ऑड नंबर भी 5 थे, इवन भी 5 थे, मैं 5 + 5 लिख देता, नीचे डिवाइड हमेशा किससे करेंगे, टोटल से, जो कि 10 है। 10/10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, प्रॉबिलिटी 1 हो जाएगी आइदर इवन और ऑड की। वैसे अगर कल कला को नाइदर इवन और ऑड आए, जो कि आ चुका है, तो क्या होगा, तो वेल नाइदर इवन नॉर ऑड, तो भाई ऐसा होने से रहा कि कोई भी नंबर ना इवन हो ना ऑड हो, नंबर इवन या ऑड लाजमी होता है। तो नाइदर इवन नॉर ऑड का जब भी क्वेश्चन पूछें तो अंडरस्टूड सी बात है, आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा, प्रॉबिलिटी 0 होगी। अब यह एक और कॉन्सेप्ट बड़ा है मैं, वो है वेक्टोरियल का। ये वेक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि 3 का वेक्टोरियल का है 3 × 2 × 1, 6 का वेक्टोरियल होगा तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मैं ये कहता हूँ जो बड़े वेक्टोरियल हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 6 का वेक्टोरियल 720, 7 वेक्टोरियल 5040, 8 वेक्टोरियल 40320। यूजुअली 8 वेक्टोरियल तक लोग याद भी रखते हैं, पर 9 वेक्टोरियल बड़ा है मैं 362880। अब बोलो सर आपने 10 वेक्टोरियल लिखा क्यों नहीं, अरे लिखने की ज़रूरत क्या है, जो 9 का होगा ना वेक्टोरियल उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है, तो इसी में क्या होगा, एक 0 का इजाफा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 का वेक्टोरियल। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका बच्चों, प्रोबेबिलिटी का। एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो ज़ाहिर है डिफरेंट टीचर्स के आते हैं। कुछ टीचर तो बहुत ज़बरदस्त लीजेंड्स हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बच्चों को बताते हैं, लेकिन सारे ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा मसला जिस चैप्टर में होता है वो है प्रोबेबिलिटी। आखिर इसके मीनिंग होते क्या हैं। इंग्लिश में प्रॉब अगर आप देखो तो मे बी किसी चीज़ के होने का कुछ चांस की जब हम बात करते हैं, होने का चांस या ना होने का चांस। जैसे कि अगर कोई लड़का है 15 पेपर्स में पास हो रहा है, टोटल पेपर्स कितने 20, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 15/20, ये हो गई उसके पास होने की। तो बेसिकली हम सिंपल सी बात प्रोबेबिलिटी की कहते हैं कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट, ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 20 पेपर्स में बैठा, पास कितने में हुआ 15 में, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/20। क्या ये कट सकता है, जी हाँ 5 के टेबल से कट सकता है, 3/4 और 3 को 4 से डिवाइड करें 0.75। अब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखो जिस तरह परसेंटेज मैक्सिमम 100 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कम से कम वैल्यू कितनी होती है 0 से कम भी नहीं हो सकती। इन्हें वो 20 के 20 पेपर में फेल हो जाता तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती, 20 के 20 पेपर में पास होता तो 20/20 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाती। 1 होने का मतलब है यानी मैक्सिमम, यानी कि 100%। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में आई थी 0.75, कितनी आई थी 0.75, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद क्या होगी, पास ना होने की प्रोबेबिलिटी। पास होने की प्रोबेबिलिटी फर्ज करो पी ए दे देते हैं, ठीक है, तो ना होने की हमारी हो जाएगी पी ए डैश, पी ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी पास ना होने की 1 में से क्या करो 0.75 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.25। पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.25। सिंपल सी बात। अब बच्चों इसके लिए आसान सी बात है, एक हम डाइस की मिसाल ले लें, सिक्के, लूडो का डाइस होता है, कितने कोने होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो रखो डाइस के केस में टोटल इवेंट हमेशा कितने होते हैं 6 होते हैं, टोटल इवेंट्स हमेशा कितने होते हैं 6 होते हैं। एग्जाम में सवाल आ गया था कि अगर हम एक डाइस रोल आउट करते हैं तो बताओ प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं प्राइम नंबर आने की। तो सबसे पहले बात तो प्राइम नंबर आखिर होते क्या हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड ना होते हैं। जैसे कि 2 एक
प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। टोटल कितने प्राइम नंबर आ गए? 3। याद रहे 1 का शुमार ना प्राइम में होता है ना कंपोजिट में होता है। तो हमसे बात पूछ रहे थे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, जो कि आ गई 3/6। 3/6 यानी कि हाफ हाफ बोले तो 0.5। ठीक है, 0.5। और अगर कल को बोले प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से मैं 0.5 माइनस करता हूँ। अब ये कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हम उनको कहते हैं जो अपने अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं। इनमें कौन है? 4 है और 6 है। ये तो 4 और 6। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर एक 4 हो गया और एक क्या हो गया? 6 हो गया। तो कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। टोटल इवेंट जब सिंगल डाइस की बात होगी हमेशा कितना होगा हमारा? 6 होगा। 6 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2/6। 2/6 कट के क्या हो जाएगा? 1/3 यानी 0.33। यहाँ तक नोट डाउन कर। तो एग्जामिनर के अंदर एक बड़ी शैतानी आत्मा होती है। कैसी आत्मा? शैतानी आत्मा। तो बनाना बड़ी अच्छी चीज़ है, खाने में मज़ा आता है, लेकिन उसने बनाना का ही कितना ख़तरनाक सवाल दे दिया। हमने कहा बनाना को ऐसे लिखो कि नो टू एंड्स टूगेदर, दोनों एंड टूगेदर ना। पहले तो देखते हो कि बनाना को अगर हम कोई कंडीशन ना हो तो कितने पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं। बनाना में आखिर कितने लेटर हैं? 6। तो 6 का वेक्टोरियल आ जाएगा। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? जी हाँ, ए रिपीट हो रहा है। कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है रे? 3 दफ़ा। तो नीचे आ जाएगा 3 दफ़ा। क्या कोई और भी रिपीट हो रहा है? जी हाँ, एन रिपीट हो रहा है। कितनी दफ़ा हो रहा है? 2 दफ़ा। तो नीचे आ गया 2 का वेक्टोरियल। ऊपर हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2। नीचे हो जाएगा 6 × 2। कुछ टकराव होगा? जी हाँ, 6 और 6 आपस में लड़के मर जाएंगे। 2 और 2 भी आपस में लड़के मर जाएंगे। ये भी मर गए, ये भी मर गए। बचा क्या? 5 × 4 × 3 जो कि 60 होता है। अच्छा जी, ये तो हो गए टोटल पॉसिबिलिटी। अगर सिर्फ याद है कि बनाना से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 60। तो चलो अगर बात हो जाती कि टूगेदर, नॉट टूगेदर की बात नहीं कर रहा, टूगेदर, 2 एन टूगेदर, तो दोनों एन को हम साथ लिखते हैं। एन दोनों एन के अलावा कितने लेटर बचते हैं? 1 बी और 3 ए। अब देखो बड़ी दिलचस्प बात जनाब, टोटल हम कितने लेटर्स लेते? 5। 5 क्यों? क्योंकि देखो दोनों एन को हमने कंसीडर कर लिया, बी कर लिया और फिर ए, तो ये 5 होगा। 1 बी 3 ए और दोनों एन को तो हम एक ही मान रहे हैं ना, अगर एन्स टुगेदर होंगे। तो ऊपर आता 5 का वेक्टोरियल और नीचे इसको डिवाइड किससे करते? 3 के वेक्टोरियल से। अब आखिरकार 3 के वेक्टोरियल से क्यों डिवाइड करते? क्योंकि ए 3 आ गए। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ जाएगी 20। 20 का आंसर तब होता जब एंड टुगेदर की बात होती। इन्होंने क्या पूछा है? 2 एंड नॉट टुगेदर। तो क्या करेंगे? टोटल इवेंट कितने हैं? 60 और एंड टुगेदर 20। 60 में से 20 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 40। बहुत सिंपल। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। सिलेबस पिक्ड आउट ऑफ 8 स्लेब। ठीक है, हमने स्लेब निकाली। टोटल कितने में से 8 स्लेब्स है। नंबर फ्रॉम 1 to 8, देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर 4 इज। ये सवाल पेपर में आया है और बड़ा सिंपल सा है कि यार टोटल कितनी स्लेब्स हैं? 8 और 1 से लेके 8 तक। हमने एक ऐसी स्लेब निकाली जिस पे नंबर 4 है, तो नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भाई 4 वाली स्लेब एक ही होगी ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। ये तो 4 आने की है। अगर ना आने की पूछी होती तो 1 में से 1/8 में माइनस कर देता, आंसर हो जाता मेरा 7/4। 4 person are chosen at random from group containing 3 men, 2 women and 4 children. What is chance that exactly 2 of them will be children? तो उनमें से चिल्ड्रन होने का चांस कितना है कि उनमें से 2 चिल्ड्रन हो? अच्छा, कितने लोगों की बात हो रही है? 3 मैन, 2 वुमेन, 4 चिल्ड्रन। तो एक बात तो तय है कि हमें टोटल 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, यानी 9 कम्बिनेशन 4 हमारा टोटल आउटकम होगा, जो नीचे आता है हमेशा प्रोबेबिलिटी में, टोटल आउटकम।
3 मैन है, 2 वोमेन है, 4 चिल्ड्रन है। तो मैन तो 2 हैं और बाकी चिल्ड्रन जो हैं 4 में से 2 चाहिए। 4 कम्बिनेशन 2, मैन और वोमेन मिला के 5 हो गए और हमें 2 चाहिए, तो 5 कम्बिनेशन 2। 4 कम्बिनेशन 2 हो गया 6, 5 कम्बिनेशन 2 हो गया 10। सो 6 10 ये कटेगा 6 के टेबल से, तो हो जाएगा 10/21, यानी कि ऑप्शन ई इज़ योर आंसर।